हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्बिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिसका हमें आपको था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। बहुत दिनों से एक भर्ती की प्रतीक्षा थी, बच्चों को भी, टीचरों को भी, कोचिंग वालों को भी। ठीक है, तो वो उस भर्ती से दोनों का भला होता है, बच्चों का भी होता है और कोचिंग वालों का भी होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए लगे हैं, हाँ, लेकिन इसके पीछे इंटेंशन कुछ ऐसा ही है। तो जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुप्रतीक्षित वो घड़ी जिसमें लेखपाल की भर्ती आने वाली थी, सरकार ने उस भर्ती को अनाउंस कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग, ठीक, खास तौर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो UPSSSC यही है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेखपाल की जो भर्ती है 2021-22 की, वो डिक्लेयर हो चुकी है। कब डिक्लेयर हुई है? 3 दिसंबर को, ठीक, 3 दिसंबर 2021 को ये भर्ती डिक्लेयर हो गई है। और आप लोगों के चेहरे खिल गए होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्या, पूरा यकीन है कि आप लोगों के चेहरे इस भर्ती को देख कर के खिल गए होंगे। और हम लोगों को भी एक मौका मिला आप लोगों की सेवा करने का, ठीक। सेवा के साथ में दूसरा पर्पज़ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए, तो 3 दिसंबर को ये जो भर्ती आई है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। कुछ थोड़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन से कुछ इस बार नया भी हुआ है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है जो हमें आप लोगों को देनी है? देखिए, इसमें 4 विषय, जो 4 सेगमेंट पूछे गए थे, पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए थे, इस बार भी वो पूछा जाएगा। सिलेबस में खास चेंज नहीं हुआ है। और देखिए, टाइमिंग और क्वेश्चंस को लेकर के बात होती है कि कुल कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 100 कैसे हैं? 25/4 के रेशियो में। 25/4 मतलब 25-25 क्वेश्चन चारों सेगमेंट से होंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे। अब आप पूछेंगे कि नंबर कितना होगा, तो मार्क्स कितने हैं? हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर वही बात 24/4, 24/4 ना करके हम ये कहते हैं कि 100/1, ये ज़्यादा सही गणित होगा। क्वेश्चन क्या होंगे? 24 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेगमेंट। 4 सेगमेंट हैं, उन चारों सेगमेंट से, वो सेगमेंट कौन कौन है अभी डिस्कस करेंगे। जल्दी उतावलापन ठीक नहीं है, थोड़ा सब्र से काम कीजिए, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी। तो 4 सेगमेंट आपके, हर सेगमेंट से 25 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए 100, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 में 1 का गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 1। अब जो दूसरी बात रही कि निगेटिव मार्किंग, क्या निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इस पर भी एक सवाल। तो निगेटिव मार्किंग हाँ है, ठीक है। मन में जो दुनिया भर का सवाल रहता है वो भी दूर कर दूं कि तो निगेटिव मार्किंग कितनी है, वो है। कितनी है निगेटिव मार्किंग? हर क्वेश्चन पर 1/4, 1/4 नंबर काटे जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे जो सही हुए हैं उनमें से, ठीक है। तो 1/4 है, तुक्का मारने की गुंजाइश है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड तुक्के लगेंगे। मतलब ये नहीं कि आप 10-15 क्वेश्चन तुक्के मार के आए, 2-3-4 क्वेश्चन आप तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। और वो भी तब जब आप अच्छा खासा परफॉर्म किए हों, तो आप 2-1 तुक्के मार लीजिए, 3 तुक्के। ऐसा ना हो कि कहीं 20 तुक्के मार के चले आए और चौपट हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे तुक्के, इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो ये हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, और निगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी। 2 बातें हो गई। अब आपके उन चारों सेगमेंट की बात करता हूं कि किन किन सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाना है। तो वो चिरपरिचित सेगमेंट है, वही कौन कौन सा? एक हिंदी होगी, होती ही है, कोई नई बात तो है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भर्ती हो और हिंदी का क्वेश्चन ना हो। चलिए, तो जो विषय होंगे, आप कह सकते हैं जो पेपर्स होंगे आपके, वो कौन कौन से होंगे? विषय सबसे पहले क्या है आपकी? हिंदी है, ठीक है। हिंदी विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये बात हो गई। फिर दूसरा विषय आपका क्या हुआ? गणित, ठीक है। गणित विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा। और तीसरा है सामान्य अध्ययन, GS। सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सामान्य अध्ययन,
इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 25 नंबर के होंगे। और फिर इसके बाद आता है ग्रामीण परिवेश के बारे में आपको जानना होगा। जो अगला वाला क्वेश्चन है, अगला वाला सेगमेंट है आपका, वो क्या है? ग्राम्य समाज और विकास। हमने बोला ग्रामीण परिवेश, वही बात हुई। ग्राम्य, आप लेखपाल बनेंगे तो ज़्यादातर संभावना वही है ग्राम्य समाज और विकास में। हालांकि शहर में भी लेखपाल ऐसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ग्राम्य समाज और विकास, इससे भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, तो पूरे कितने हो गए? 25 25 25 25 क्वेश्चन कितने हो गए? 100। और 25 25 25 25 मार्क्स कितने हो गए? 100। अब ये 100 में 100, ठीक, गलती किए तो 100 में कम। चलिए, ये बात हो गई। अब बात ये आई इसमें, एक बात और है कि इस 100 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा। तो टाइम जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो आयोग ने दिया है, वो है आपका 2 घंटे का। अब 2 घंटे में कितने मिनट होंगे आपको अच्छी तरह पता होगा। 2 घंटे में 120 मिनट होंगे। तो 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। 20 मिनट का काम टाइम आपको मिल जा रहा है। क्या बनाने के लिए? प्लानिंग बनाने के लिए। पेपर अब जब आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग होते हैं, मारे शुरू का क्वेश्चन देखा और अगर उनको आ रहा है तो बड़ी खुशी के मारे, एक ओवर जॉयड कंडीशन होती है ना, अति उल्लास में भर जाते हैं और ज़्यादा खुशी क्या करती है? गड़बड़ करा देती है। तो 20 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिला है वो किस लिए मिला है? आपाधापी करने के लिए नहीं मिला हुआ है। वो 20 मिनट है आपको, आप एक बार पेपर को अच्छे से देख डालिए, पूरा एनालिसिस कर डालिए और उसमें से अब ये देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा सेगमेंट या किस सेगमेंट के कौन कौन से क्वेश्चन आपके लायक हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो और इजी और मॉडरेट को आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में भी आप कुछ कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, खास तौर से मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सवाल लगाने हैं। जहाँ तक बात है हिंदी की और जीएस की, तो हिंदी और जीएस में क्या होता है, हिंदी में किसी शब्द का विलोम पूछा अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो आप फार्मूला लगा के याद नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक्स में होता है, सवाल दिया है, फार्मूला लगाएंगे, उसका आंसर आएगा। हिंदी में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है तो आता है, तो नहीं आता है तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सबों में तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते हैं और जो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे उसका बचा हुआ टाइम मैथमेटिक्स पर दीजिए। और ख़ास तौर से स्ट्रेटजी आपको मैथमेटिक्स में बनानी पड़ेगी। हालांकि हम एसपी सर से ये गुजारिश करेंगे कि वो जब मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे तो मैथमेटिक्स के पहले ही दिन, जैसा कि वो पहले से करते भी हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों की ओर से ये सिफारिश ज़रूर करूँगा उनसे कि मैथमेटिक्स की जो लेखपाल के लिए स्पेशल क्लास होगी उनकी, मैथमेटिक्स में पहले ही दिन वो आप लोगों को स्ट्रेटजी बताएं कि किस किस तरह के क्वेश्चन को आपको पहले हैंडल करना है और किस किस तरह के क्वेश्चन को बाद में हैंडल करना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही हो जाएंगे, जिसमें पेन कापी पेपर नहीं उठाना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन किए आप उनके जवाब दे सकते हैं। तो वो बता देंगे कि कैसे क्वेश्चंस को पहले हैंडल करना है और जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको किनको बाद में करना है। कौन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो आपको छोड़ना है, किसमें आप लगाएंगे तो पक्का आंसर पा जाएंगे, ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले वो करिएगा जिसको आप बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हैं। दूसरा वो करिएगा जिनमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा रहे तब आप क्वेश्चंस को फार्मूले पर लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं तो होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा, मान लो पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया, मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन ही उलझाऊं है, अब आप पता लगा मैथमेटिक्स में एमएससी किए हुए हैं, तो सवाल ईगो का आ जाता है। तो इसको दिल पर मत लीजिए भाई। ठीक है, आप उसको दिल पर कुछ लोग दिल पर ले लेते हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, पहला क्वेश्चन उलझ गया तो लगते वो फिर ईगो जाग जाती है, ईगो जाग जाएगी, हम मैथ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब पता लगा एक क्वेश्चन पर 5 मिनट फालतू गंवा दिया उन्होंने। तो यहाँ ईगो की कोई बात नहीं है। रिजल्ट निकलेगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कौन वाला स्पेशल क्वेश्चन किया था, इजी वाला डिफिकल्ट वाला, सब पर एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस डिफिकल्ट के चक्कर में, आपके ईगो के चक्कर में वो वाले क्वेश्चन छूट गए जो आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, बाकी मैथ की स्ट्रेटजी एसपी सर ही बताएंगे। ठीक, तो टाइमिंग की बात हो गई, किस पेपर में क्या है, ये सारी बातें हो गई। अब चलते हैं, आप लोगों को हम ये बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो सिलेबस जारी हुआ है वो सिलेबस ठीक है, कमोवेश ठीक ठाक है, लेकिन वो 100% नहीं है। कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं और वो भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। यूपी का एग्ज़ाम है, आप समझ ही रहे होंगे। तो एक इसमें सबसे पहला हुआ हिंदी।
तो सामान्य हिंदी, ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक, किताबों के चक्कर में मत पड़िएगा, मार्केट में जितनी भी किताबें हैं, किताबों में केवल कवर पेज बदला जाता है, ठीक है ना। पता लगा वो कि आर ओ के लिए हिंदी की किताब है, पता लगा लेखपाल में क्या करेंगे, कवर पेज फाड़ के हटाएंगे, उसके ऊपर लग दिया जाएगा लेखपाल स्पेशल, अंदर सारा मटेरियल वही आर ओ वाला है। तो किताबें बदल नहीं रही हैं, सब में मटेरियल वही मिल रहा है, कवर पेज बदल दी जा रही है। हिंदी में आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्होंने एक बात ध्यान रखिएगा कि रस छंद अलंकार दिया नहीं है, लिखा नहीं है इसमें, पहले उसी की बात कर ले रहा हूँ। रस छंद और अलंकार ये कहाँ की चीज़ है, कहाँ का मैटर है, हिंदी में किस सेगमेंट का मैटर है, ये मैटर है काव्य का, ठीक है ना। बात समझ रहे होंगे, रस छंद अलंकार किस में आता है, काव्य में आता है, गद्य में तो रस छंद अलंकार पूछा नहीं जाता। तो लेखपाल के जो सिलेबस जो लेखपाल का जारी किया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उन्होंने हिंदी के सिलेबस में रस छंद अलंकार लिखा तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के लेखपाल के पेपर्स से इस बात की आशंका बनी है। उन पेपर्स पे अगर एक नज़र डालें आप, जैसा कि यकीन है आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखा होगा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नए हैं, तो जो लोग नए हैं जो पहली बार लेखपाल का पेपर डालने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए सलाह है कि प्रीवियस पेपर एक बार आप देख लीजिए, और प्रीवियस पेपर देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि सिलेबस के बाहर से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिक्लेयर नहीं की गई हैं, वहाँ से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें ये देखा गया है कि कभी कभी रस छंद अलंकार से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आप एक बार रस छंद अलंकार पर भी एक नज़र जरूर डालिएगा, बेहतर होगा पढ़ ही लीजिए। हालांकि सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है, ठीक है, तो बाद में इस पर टाइम दे लीजिएगा, जो मेंशनड है उसको आप जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। तो शब्दों में क्या क्या है, इसमें शब्द विचार, ठीक है, शब्द विचार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, शब्द विचार से आपसे क्वेश्चन संधि से पक्का पूछा जाएगा, समास से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, विलोम ये शब्द का ही है, विलोम जिसको कहते हो समानार्थी, इससे विलोम विपरीतार्थी, और पर्यायवाची समानार्थी, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। और क्या हुआ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक, ये वाला पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक ये वाला आ गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शब्दों में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो शब्द विचार में ये वाले सेगमेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लेता हूँ एक बार। देखिए, समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, संधि है, ठीक है। अब इसमें क्या आया, तत्सम और तद्भव, ये तो आता ही आता है भाई, इसको अगर हम भूल भी जाएं तो भी आप समझ रखिए कि आएगा ही। हिंदी का कोई एग्जाम हो जिसमें हिंदी का पेपर हो, संधि समास और तत्सम तद्भव तो होना ही है, मुहावरे होने ही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होना ही है, और विलोम और पर्यायवाची ये भी लगभग फिक्स ही रहता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये वाला सेगमेंट से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। देखिए, और किससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी में, हिंदी में और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाक्य संशोधन है, लिंग वचन कारक है, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, जगह कम है इसलिए। अगली बात आती है कि लिंग वचन कारक, ठीक है, लिंग वचन कारक किससे आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है लिंग वचन और कारक, ये आया आपका लिंग वचन और कारक। लिंग वचन और कारक किसमें पूछे जा रहे हैं, ये आपके संज्ञा और सर्वनाम में क्वेश्चन बनते हैं, लिंग वचन और कारक, लिंग वचन और कारक मतलब क्या हुआ, पद परिचय, एक टॉपिक होता है पद परिचय, उसी में लिंग वचन और कारक किसका पूछा जाता है, संज्ञा सर्वनाम में से, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम से लिंग वचन कारक के क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा काल, तो काल किसका भाग होगा बच्चा, ये होगा क्रिया का भाग होगा, ठीक है। क्रिया में से क्या पूछा जा रहा है, काल, संज्ञा सर्वनाम से क्या पूछा जा रहा है, लिंग वचन कारक, जैसा कि इन्होंने डिक्लेयर किया। अब बात आई वर्तनी, एक चीज और क्या है, शब्दों की स्पेलिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तनी, वर्तनी में क्या होगा, जैसे कहीं लिखा है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल की स्पेलिंग बहुत से लोग हैं, हमको लगता है कि 98% लोगों की गलत ही हो जाती है, लोग जानते नहीं है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। और अपठित गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश, ठीक, अपठित गद्यांश,
मतलब वही अनसीन पैसेज, एक पैसेज दिया जाएगा आपको जिसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होगा। पर उसमें शब्दों में एक चीज छोड़ गए थे, अनेकार्थी शब्द, ये मैं लिखना भूल गया था। तो जैसे समानार्थी विपरीतार्थी होता है, वैसे उसमें एक अनेकार्थी शब्द होता है जिसमें एक शब्द दिया होता है, उसके कई सारे अर्थ होते हैं, तो वो ढूंढना होता है। तो ये है सामान्य हिंदी का सिलेबस लगभग। और बाकी दिनेश सर जब आपकी क्लास लेंगे तो वो आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि हिंदी में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी टीचर हैं सबके सब अपना सेगमेंट शुरू करने के पहले एक दिन स्ट्रेटेजी बताएंगे कि इस सेगमेंट में, मतलब जो हिंदी आपको दिनेश सर पढ़ाएंगे और वो बताएंगे कि हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, कैसे कम समय में पूरा का पूरा तैयार हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरी टीचरों से ये रिक्वेस्ट होगी, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, रिक्वेस्ट ये होगी कि आप बच्चों को ये बताएं कि कैसे वो करें कि उनकी निगेटिव मार्किंग ना हो, मतलब एकदम सटीक और एक्यूरेट आंसर कैसे लगाएंगे, कंफ्यूजन उनको ना हो, ये चीज कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा सेगमेंट हमारा है गणित का, ठीक, दूसरा सेगमेंट हमारा क्या है, गणित का। तो गणित में आपसे तीनों चीजें पूछी जा रही हैं, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, तीन चीजें हैं, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। तीनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तीनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए मार्कर में इंक थोड़ी हल्की हो गई है, जरा मार्कर में इंक डालते हैं तब तक, ठीक है। तो तब तक ब्लू से लिख रहे हैं, तब तक ब्लैक वाली मार्कर तैयार हो रही है। चलिए, अंकगणित में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए अंकगणित में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संख्या पद्धति से, ठीक है, एज पर द सिलेबस डिक्लेयर्ड बाय कमीशन, ठीक है। जो भी बता रहा हूं ये सिलेबस क्या है, एज पर द डिक्लेरेशन, एज पर द सिलेबस अनाउंस्ड बाय कमीशन, ठीक, नॉट अनाउंस्ड बाय मी। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, सब में लगभग आता है। प्रतिशतता, परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। और क्या होगा, आप लोगों में से जिन लोगों के पास सिलेबस ना हो वो लोग नोट कर सकते हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाभ हानि हो गया। और क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटिस्टिक्स से, सांख्यिकी के, ठीक, सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण है, इसमें सांख्यिकी है, इसमें आंकड़े को, डेटा को आपको एनालिसिस करना पड़ता है, जिसको आप कहते हैं डीआई, ठीक है, डेटा एनालिसिस करना होता है। और आया बारंबारता है, बारंबारता और बारंबारता बंटन दोनों, बारंबारता बंटन, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारणीयन, इससे क्वेश्चन है, ठीक, सारणीयन है। सारणीयन के बाद आपका है संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता, ये वाला हो गया, ये देखिए संचयी बारंबारता, इससे क्वेश्चन हुआ। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से नोट करिएगा। आंकड़ों का निरूपण है, आंकड़ों का निरूपण, नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, हम कोई भागम भाग वाला वीडियो नहीं है ये कि बस 5 मिनट में बता के हट लिए, आपके सुकून से नोट करिए, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आया आपका आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का निरूपण, ठीक। अगला टॉपिक है मैथ में दंड चार्ट, पाई चार्ट, दंड चार्ट हो गया, चार्ट में एक पाई चार्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दंड चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन दिया जा रहा है आयत चित्र है, बारंबारता बहुभुज है, आयत चित्र है और बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज है। और केंद्रीय माप, केंद्रीय माप है। समांतर माध्य है,
मीन जिसको कहते हो ना, समांतर माध्य। और क्वेश्चन है मध्यिका और बाहुलक का। मध्यिका है और बाहुलक, इतने क्वेश्चन आपसे अंकगणित के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग बीजगणित में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में। अब आया आपका बीजगणित। इसमें लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब क्या हुआ, एलसीएम और एलसीएफ और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ये दो चीजें हो गई, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और उनमें संबंध। ठीक है ना, एलसीएम, एचसीएफ और इनके बीच में क्या होता है, जो संबंध है। फिर आपका युगपत समीकरण है। ठीक है, युगपत समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दूसरा है द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय। गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय, ये क्वेश्चन हो गए आपके बीजगणित के। अब आए आपके रेखागणित के क्वेश्चन। रेखागणित में है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज संबंधी लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पाइथागोरस लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। पाइथागोरस कौन थे और उन्होंने क्या, पाइथागोरस की जो प्रमेय है वो त्रिभुज के लिए ही तो है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। और आयत है, वर्ग है, आयत है, वर्ग है, खेत कभी कभी आयताकार होते हैं, वर्गाकार खेत तो नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन है समलंब है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, समलंब है और समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और क्वेश्चन है समचतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के, समचतुर्भुज में आपका परिमाप और क्षेत्रफल, ये दो चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। वृत्त आया, वृत्त में आपसे क्या पूछा जा रहा है, परिधि और क्षेत्रफल। ठीक है, परिधि और क्षेत्रफल वृत्त से। तो लगभग सब चीजें तो पूछ लिया ना, त्रिभुज पूछ लिया, चतुर्भुज पूछ लिया, वृत्त पूछ लिया, सब तो हो गया। ठीक है ना, आयत पूछ लिया। ठीक, उसके बाद आया सामान्य ज्ञान। तो जब बात करेंगे जीएस की, तो भैया जीएस के क्या पूरा सिलेबस तो लिख पाना बहुत मुश्किल ही है। जीएस में आप लोगों से सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो हो गया मैथमेटिक्स। तीसरी बात कर रहे हैं जीएस की। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, जीएस का सिलेबस, जीएस जैसा आप लोगों ने दूसरे सारे एग्जाम्स के लिए तैयार कर रखा होगा। अभी हाल ही में आरओ का पेपर हुआ था और आई नो कि आप लोगों ने आरओ के पेपर के लिए ज़रूर तैयार किया रहा होगा जीएस। तो वो जीएस इसमें काम आ जाएगा, इसके लिए अलग से कोई जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप दूसरे वनडे एग्जाम्स के लिए जीएस तैयार करते हैं, वही सारा जीएस इसमें काम करेगा। जीएस के लिए कोई सिलेबस डिसाइड कर पाना आयोग के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना हमारे लिए। ठीक है, या उल्टा बोल दिया, हमारे लिए उतना मुश्किल है जितना आयोग के लिए। एक्चुअली आयोग को तो खाली कह दिया ना होता है ना कि सामान्य इतिहास, अब वो सामान्य इतिहास के भीतर क्या है, ये तो फिर टीचर और स्टूडेंट को निपटना पड़ता है ना इससे। तो आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान से, मतलब जनरल साइंस। इसमें जनरल साइंस में प्रैक्टिकल बहुत कम रहेगा, थ्योरी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और जनरल साइंस हो गया, और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन रहेंगे। और सामान्य विज्ञान के बाद हो गया भारतीय इतिहास। वर्ल्ड पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, भारतीय इतिहास में ही रहिएगा। और भारतीय इतिहास में तीनों के तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और
आधुनिक भारत, 3 के तीनों, ऐसा नहीं है कि प्राचीन से कम आएगा, मध्य से। हाँ, ये टेंडेंसी आजकल जरूर है कि राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि ये भारतीय इतिहास के बाद अलग से एक चीज लिख देते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, इतिहास भी लिखते हैं और अलग से लिखा होगा राष्ट्रीय आंदोलन। तो जब इतिहास के बाद अलग से राष्ट्रीय आंदोलन लिख दिया गया तो इसका मतलब हुआ कि इनका मेन फोकस किसका होगा, नेशनल मूवमेंट पे होगा। राष्ट्रीय आंदोलन पे आपको कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है। एंशिएंट मिडवल्स पर भी आप रहिएगा, कुछ क्वेश्चन उससे भी पूछे जाएंगे, एक आध दो क्वेश्चन हो ही जाते हैं कभी कभी, लेकिन मॉडर्न पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस रहिएगा। ठीक है, इतिहास हो गया। सामान्य भूगोल आएगा। सामान्य भूगोल में अब खासतौर से भारत का, विश्व का, दोनों ही रखिएगा। ठीक, सामान्य भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, ये हो गई भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब अगला क्वेश्चन हुआ इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है करंट अफेयर्स। ठीक है ना। अब ये आप कहेंगे कि इसमें आपने नया क्या बताया, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम नया क्या बताएंगे। जीएस में आप ऑलरेडी जानते हैं कि जीएस में ये सारे सेगमेंट होते हैं, जिसमें वर्ल्ड अफेयर्स होता है, करंट अफेयर में वर्ल्ड अफेयर्स की बात होती है। ठीक है, जैसे अभी एक बड़ी दुखद घटना घटी, कल दुर्घटना हुई जनरल बिपिन रावत जी के साथ, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो ये है जीएस में। अब ये तो एक सामान्य सिलेबस हो गया ना, ऐसा तो सब लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से क्या क्या आपको पढ़ना है, स्पेशली क्या क्या पढ़ना है, वो आपको क्लास में आपके जो टीचर जो इसके लिए लगेंगे। यूपी विशेष से ज़्यादा तो हाँ, एक हो गया इस यूपी विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष। क्योंकि हम पेपर सारे देख रहे हैं, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो उठाए गए हैं यूपी विशेष से। तो यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे उसकी टेंडेंसी तो आप लोगों को पता ही होगी। आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए बताना है जरूरी कि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो तो उसमें यूपी स्पेशल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और जीएस के पेपर में करीब करीब 30%, 20 से 30% शेयर होता है यूपी स्पेशल का। और यूपी स्पेशल से मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे अर्थव्यवस्था है तो भी यूपी स्पेशल रहेगी। ठीक, जो अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी स्पेशल। भूगोल होगा तो आपसे जो पूछे जाएंगे खनिज वगैरह, मिनरल वगैरह, वो यूपी पर फोकस करके पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में भी खासतौर से यूपी फोकस रहेगा। और इतिहास में भी जानते हैं यूपी से जो चीज़ें होती हैं उसमें खास तौर से रहेगा। ठीक है, और जो ये करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स में भी आप यूपी की घटनाओं पर विशेष फोकस रहिए। हालांकि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि केवल यूपी से ही क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, यूपी के बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अधिकता जो होती है वो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस की ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी जीएस में जो और सारी चीज़ें हैं वो सर लोग जब क्लास में आएंगे तो आपको एक एक करके, स्पेशली जो भी जिस भी सब्जेक्ट का टीचर आपको क्लास में जाएगा तो पहले दिन, जैसे हिस्ट्री जिसको पढ़ानी है तो हिस्ट्री में आपको बताएगा पहले ही दिन कि हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ें, किस पर ज़्यादा फोकस करें। जो इकोनॉमी पढ़ाएगा वो बताएगा कि इकोनॉमी में आप किन किन टॉपिक्स पर, किन किन फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करें। तो आपको सब्जेक्ट की जो एनालिसिस होगी वो क्लास में की जाएगी कि किस सब्जेक्ट में क्या कहाँ से पढ़ना है और किस तरह के पेपर्स पहले आ चुके हैं, उन्हीं के प्रकाश में, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो कुछ भी करेंगे वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आप भले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना भूल जाएं, लेकिन जो आपको पढ़ाने जाएगा हमारे यहाँ क्लास में, वो क्लास में जाने के पहले सारे के सारे प्रीवियस ईयर के अपने सेगमेंट के सारे क्वेश्चन तैयार करके जाएगा, क्योंकि इसी से प्लान बनता है, इसी से एनालिसिस करने की क्षमता आती है किसी टीचर में। आप तो क्लास में बैठे रहेंगे, आपको भले ना पता हो कि ये क्वेश्चन किस साल किस सन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, किस टॉपिक से पूछा गया, लेकिन टीचर ये सारा प्रिपेयर करके ही जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो चौथा सेगमेंट है हमारा, सेगमेंट 4, जिसमें होता है ना ग्राम्य विकास। तो ग्राम्य विकास में आपको क्या पढ़ना है खास तौर से, जो आयोग ने दे रखा है ग्राम्य विकास, ग्राम्य समाज और विकास, इसमें है ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। क्वेश्चन है इसमें ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ब्रिटेन के संदर्भ में वैसे भी नहीं पढ़ने वाले हैं।
ग्राम्य विकास आगे लिखा है भारतीय संदर्भ में, तो भारतीय संदर्भ में जरूरत नहीं है, हमको भारतीय संदर्भ में ऑलरेडी पता है कि उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्राम्य विकास कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप ध्यान रखिएगा। ग्राम्य विकास कार्यक्रम भारत सरकार और प्रदेश सरकार, याद रखिएगा दोनों, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम्य विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, ग्राम्य विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, इस पर विशेष फोकस रहिएगा। हमको लगता है 25 क्वेश्चन में से कम 5 क्वेश्चन इस पर हो सकते हैं, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम पर, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी इन सबको लेकर के। उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन है ग्राम विकास की योजनाएं, ग्राम विकास की योजनाएं, कार्यक्रम योजनाएं, बात लगभग एक ही है। ग्राम विकास की योजनाएं हो गई और प्रबंधन, ग्राम विकास की योजनाएं और प्रबंधन, उन योजनाओं का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है ग्राम विकास शोध प्रणालियां। ग्राम विकास से रिलेटेड, फिर वही ग्राम विकास से रिलेटेड शोध प्रणालियां, मतलब क्या हुआ, रिसर्च सिस्टम क्या है इसमें, ठीक, ग्राम विकास को लेकर के अभी तक क्या क्या रिसर्च किए गए हैं और क्या क्या रिसर्च सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है शोध प्रणालियों के बाद ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगला लिखा है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, योजनाएं हैं, ज़्यादातर तो योजनाओं पर क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हैं। आगे है ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण सामाजिक विकास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन का रेशियो बांट लीजिएगा। फिर है ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, ये आया आपका अगला, ग्राम्य विकास एवं भूमि सुधार। तो आप लोग जरा सतर्क रहिएगा, लेखपाल की भर्ती में भूमि सुधार से क्वेश्चन ना हो तो लेखपाल की भर्ती ही बेकार हो जाएगी फिलहाल, ठीक है। तो भूमि सुधार ध्यान रखिएगा, आपके क्षेत्र से रिलेटेड है, आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर खास तौर से ध्यान रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 8 ये हो गया। फिर आते हैं हम, नवा टॉपिक क्या है, इसके बाद आता है केंद्र और राज्य की प्रथम, केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं ना, ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं है ना, ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं और केंद्र और राज्य दोनों, मैंने तब भी बोला था केंद्र और राज्य दोनों की ओर से, बस इतने ही टॉपिक हैं। तो ग्राम विकास से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं और इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो आयोग की ओर से जारी जो सिलेबस है, ठीक है, तो जो आपको अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग ने जो सिलेबस जारी करके दिया है वो था इस तरह का, ये पूरा का पूरा सिलेबस हुआ, जीएस की हर चीज़। अब उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लास में आपको टीचर और बेहतर एनालिसिस करके देंगे, ठीक है। तो ये था सिलेबस और उम्मीद है जो लोग पहले से देते आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग पहले से देते आ रहे हैं, अगर उनको कोई डाउट रहा होगा तो वो डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो नए बच्चे हैं जो इस साल भरना चाह रहे हैं, इस साल एलिजिबल हुए हैं और वो पेट का एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है और जो संभावित सूचना है अभी तक की पॉसिबिलिटी ये है, जैसा कि अंदाज़ा लग रहा है कि करीब 65%, ठीक, जो लोग 65%, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंट की बात कर रहा हूँ, जो लोग 65% स्कोर किए हैं, अनुमान है, उम्मीद है, ज़्यादा उम्मीद है कि वो लोग फॉर्म भरने के, लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिलती है, अगर कोई इसमें सुधार होता है, जो मैं कह रहा हूँ अगर वैसा हुआ तो ठीक है, अगर इसमें कोई संशोधन होता है तो फिर आप लोगों को इस तरह की नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। और समय समय पर हमारे चैनल पर समय समय पर लेखपाल की भर्ती से संबंधित जो कुछ भी सूचनाएं आती रहेंगी, समय समय पर सरकार के द्वारा कुछ घोषित किया गया या जो कुछ भी होता है, तो हम लोग टाइम टाइम पर इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को देते रहेंगे, ठीक है।
और जो नए बच्चे हैं वो लोग तैयार हो जाएं, तैयार करें। अगर आप लोगों को अभी जितना हमने डिस्कस किया इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई शक शुबहा संदेश है, कहीं पेट दर्द हो रहा हो, ठीक है, कभी कभी होता है ना कि किसी सूचना को लेकर के पेट में दर्द होने लगता है, तो अगर अभी भी कहीं पेट में किसी कोने दर्द है तो डाइजीन हमारे पास है। आप हम लोगों को, किसी को भी, जितने भी लोग हैं स्टाफ में, किसी से भी आप मैसेज करिए या इसी में आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्वेरीज लीजिए, कोई भी आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे देगा। ज़रूरी नहीं कि मैं ही रहूं, ठीक है। तो भर्ती आ गई है, तैयार हो जाइए, हथियार तैयार कर लीजिए, उसमें धार लगा लीजिए, ठीक है। हम फिर से वो गुरु ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं और आप लोगों के सफल, ठीक है, जीवन में आपकी सफलता और सुखमय भविष्य की कामनाओं के साथ मैं आज का ये सिलेबस का सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। फर्दर आपकी क्वेरीज के लिए रेडी हूँ, ठीक है। टिल देन थैंक यू।